कांग्रेस के नए और युवा जिला अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह गोदारा का आज जन्मदिन है। इसके उपलक्ष्य में कांग्रेस के कार्यकर्ता जिला मुख्यालय पर सर्किट हाउस के पास स्थित इंदिरा गांधी सर्किल पर एकजुट हुए हैं और यहाँ पर इन्होंने सर्किल परिसर की साफ सफाई करके इस जन्मदिन को मनाया। इस अवसर पर हम कांग्रेस के अलग अलग कार्यकर्ताओं से, नेताओं से बात कर रहे हैं। हमारे साथ है आज़ाद सिंह राठौड़, जो बाड़मेर जिले के वरिष्ठ पुराने कांग्रेसी नेता है और अभी राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव भी है। तो आज आपके जिलाध्यक्ष का जन्मदिन है और इसको किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि साफ़ सफाई करके सेवा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। देखो, हमारे जो कांग्रेस जन है, आपने देखा होगा कि लगातार यहाँ शहर में ख़ास तौर पे बहुत सक्रिय हैं और यहाँ पर जब भी कभी किसी तरह का जन सरोकार से जुड़ी हुई चीज़ों के लिए जब हमें कोई काम करना होता है तो हम लोग पीछे नहीं रहते, आगे ही होते हैं। अभी आपने देखा होगा कुछ समय पहले कि सड़कें बनाना जो है वो निश्चित तौर पर सिर्फ प्रशासन और सरकार की हिस्सेदारी या सरकार का काम होता है, पर इसके बावजूद हम सभी जो कांग्रेस जन है यहाँ पर, उन्होंने मिलकर शहर के सड़कों को भी उनके गड्ढे जो है भरना जैसा काम भी हम लोग कर रहे हैं। और जहाँ भी जन सरोकार के काम की ज़रूरत होती है वहाँ कभी भी कांग्रेस जन हम पीछे नहीं रहते और उसी कड़ी में लगातार इस तरह से पूरे वर्ष पर्यंत इस तरह के कार्य लगातार चल ही रहे हैं। और आज हमारे लिए एक अच्छा दिन है कि हमारे जिलाध्यक्ष लक्ष्मण जी का जन्मदिन है। तो लक्ष्मण भाई को जन्मदिन पे भी हम सब कांग्रेस जनों ने ये तय किया कि आज के दिन भी एक जन सरोकार का काम किया जाए और उसी के तहत इस इंदिरा गांधी जी के सर्किल को हम लोगों ने सुव्यवस्थित और बेहतर करने का एक भरपूर प्रयास किया। निश्चित तौर पे देख रहे हैं आप सभी कांग्रेस जन जो हैं वो लगातार मेहनत कर रहे हैं। जिलाध्यक्ष बने थे लक्ष्मण सिंह गोदारा, तब काफ़ी लोग दौड़ में थे, उसमें आपका नाम भी सोशल मीडिया पर, मीडिया में काफ़ी सुर्खियों में था। ऐसा कहा जा रहा था कि आज़ाद सिंह राठौड़ भी बाड़मेर कांग्रेस के जिलाध्यक्ष बन सकते हैं। जिलाध्यक्ष बनेगा तो कांग्रेस जन ही तो दौड़ में होंगे, और कौन होगा उसमें। स्वाभाविक रूप है कि अजय जी का नाम तो उसमें नहीं हो पाएगा ना, तो उसमें हमारा ही नाम होगा और किनका होगा, स्वाभाविक सी बात है। तो इसमें गलत क्या है? आपका सवाल क्या है? नहीं, जिलाध्यक्ष बने उसके आपका नाम सुर्खियों में था और उसके बाद जब बन गए लक्ष्मण सिंह गोदारा तब भी काफ़ी विवाद हुआ था और कांग्रेस के नहीं, कोई विवाद नहीं है, इसी तरह का कोई विवाद जैसा कुछ भी नहीं है। और स्वाभाविक है, कांग्रेस पार्टी से जिलाध्यक्ष बनेगा तो जो कांग्रेस में जो काम कर रहे हैं उन्हीं में से ही कोई बनेगा और उन्हीं नामों पर चर्चा होगी। ऐसा तो है नहीं कि आप पे और हमारे मेरे प्रिय मित्र हैं कैमरामैन जी, इनके नाम पे चर्चा क्यों होगी? वो तो जो कांग्रेस में जो काम कर रहे हैं, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता, उन्हीं के नामों पे चर्चा होगी। तो उसमें गलत क्या हुआ है? अभी बात करें प्रदेश सरकार की, जिनके 2 साल पूरे हो गए और वो सुशासन के रूप में, आज अटल जी की जयंती सुशासन दिवस है, तो प्रदेश सरकार है वो सुशासन के रूप में इन 2 सालों को स्थापित कर रही है या दिखा रही है कि भाई प्रदेश कांग्रेस के, प्रदेश बीजेपी की जो सरकार है, इसके जो 2 साल है वो जनता के लिए पूरी तरीके से समर्पित रहे। तो आप कांग्रेस के नेता के रूप में या जनता के बीच में जाते हैं, इन 2 सालों को आप किस तरीके से देखते हैं? पूरे साल के अंदर अलग अलग दिन को अलग अलग कारणों से याद रखा जाता है, ठीक है। पर इस भाजपा सरकार ने 365 दिन सिर्फ एक ही दिन के रूप में याद रखा जा रहा है, वो है विफल दिवस। इनका वो 1 जनवरी हो, चाहे वो अभी 31 दिसंबर आने वाला है, ये सिर्फ और सिर्फ विफल दिवस और विफलता दिवस के तौर पे याद रखा जाना चाहिए। और आज तक की राजस्थान की सबसे विफलतम सरकारों में से एक ही है। तो इसे सरकार को, इस सरकार के हर दिन को सिर्फ एक ही दिन के रूप में याद रखा जा सकता है, वो है भाजपा का विफलता दिवस। आपकी गिनती है वो बहुत पढ़े लिखे और विद्वान नेताओं में होती है और अभी केंद्र सरकार है वो संसद के अंदर बिल लाई है, जी राम जी बिल, जो कि मनरेगा को रिप्लेस किया है, जो महात्मा गांधी का नाम भी हटाया, इसको लेकर भी विवाद चल रहा है। तो आप इस नए बिल को जो रिप्लेस किया गया, इसको आप किस तरीके से देखते हो? आपने इतना शायद अभी मुझे लगता नहीं कि इतना वक्त होगा कि मैं इस पर डिस्कस कर दूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ। अब इसमें से जो भी कर लीजिएगा और कभी यूज़ कर लीजिएगा इसको। ये जो नाम बदला है ना, इसके पीछे का कारण और उसके साथ में 2-3 और दूसरे कारण कि महात्मा गांधी जी का एक सपना था कि ग्राम स्वराज्य, और नरेगा को हम लोगों ने उनके उस सपने के साथ जोड़कर उनका नाम दिया। उनके नाम देने के पीछे भी कारण था कि इसे क्यों नाम दिया गया है, और उनका जो सपना था उस सपने को पूरा किया जाए, इसीलिए इस नरेगा की शुरुआत और नरेगा का जो है मुख्य कारण भी यही रहा है, इसीलिए उसका इसमें नाम था। उनका नाम इसमें से हटा देना
जो है इस पूरी योजना में से उस आत्मा को निकाल देना है जो इसका कारण था, मूल जो इसका कारण था। ये तो हो गया एक सिर्फ नाम बदलने की अगर बात करें तो, कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। दूसरा ये कि इसमें जो 60-40 का जो रेशो रखा है कि 40% भार जो है वो राज्य सरकार वहन करेगी। आप ज़रा सोचिए कि 40% राजस्थान सरकार कहाँ से वहन कर लेगी। इस राजस्थान सरकार के पास में वित्तीय व्यवस्था ऐसी है कि ये डे टू डे की चीज़ों में पूरी नहीं कर पा रहे हैं, ये लोगों को तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं, ये इनके जो है ये ओवर डेप्ट में चल रहे हैं, ये कहाँ से 40% पूरा करेंगे। यानी इसका मतलब ये है कि नरेगा का जो है वो कार्य नहीं होगा। तीसरा ये कि मानसून के दौरान, इस बिल में मानसून के दौरान यह भी उसमें एक प्रारूप है कि उस समय जो है वो नरेगा कि रोज़गार आपको नहीं मिलेगा और आप चूँकि खेती का समय होगा नरेगा का रोज़गार नहीं मिलेगा। अगर अकाल हो गया, जो कि हमारे यहाँ कोई नई चीज़ नहीं है, हर एक साल दूसरे साल में होता है, तब क्या होगा? तब क्या बैक डेट में आप वापस मजदूरी देंगे? नहीं होगा। चौथा मैं आपको एक बड़ा कारण बताऊं, हमारे यहाँ बीडीपी योजना होती थी, बीडीपी को बंद कर दिया, उसको बनाया वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम में से आप गायब हो, ठीक है। हमारे यहाँ नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी हुआ करती थी, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी को हटा के मेक इन इंडिया किया और इसे ख़त्म कर दिया। हमारे यहाँ निर्मल भारत एक स्वच्छ अभियान था जिसके तहत हम लोग अच्छे खासे चीज़ों को अचीव कर रहे थे। वो उसका नाम बदलकर स्वच्छ भारत मिशन किया और वो मिशन ही ख़त्म कर दिया। ये जिस भी चीज़ का नाम बदलते हैं उसे ख़त्म कर देते हैं। तो चौथा ये है कि निश्चित रूप से ये नरेगा को ख़त्म करने वाले हैं और इसे ख़त्म कर दें। एक दूसरा और मुद्दा काफ़ी चर्चा में है, अरावली बचाओ आंदोलन चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें एक ऐसी व्याख्या दे दी कि 100 मीटर से जो नीची पहाड़ियाँ हैं उनका खनन किया जा सकता है। तो जो पर्यावरणविद है और कांग्रेस पार्टी भी अभी इसमें शामिल हो गई है और आमजन है, उनकी चिंता ये है कि इससे ज़्यादातर वो पहाड़ियाँ हैं वो उसकी श्रेणी में आ जाती है, 100 मीटर से नीची है और उनका अब रियल एस्टेट लॉबी और जो खनन माफिया है उनके ये जद में आ जाएगी। तो इसको लेकर कल केंद्रीय पर्यावरण मंत्री है भूपेंद्र यादव, उन्होंने कहा है, मॉर्फी जो है एक वैज्ञानिक रहे या पर्यावरणविद रहे, उनकी एक व्याख्या थी कि हमारे जो हिल्स हैं उनकी हम लोग ऊंचाई जो है वो नापते हैं समुद्र तल से। तो समुद्र तल से जब अगर आप मुंबई में जो वेस्टर्न घाट है वहाँ का अगर आप तल नापोगे तो वो सही नहीं आएगा। तो मॉर्फी ने उन्होंने एक जो है एक मापने का तरीका दिया कि ज़मीन की जो है वहाँ से 100 मीटर और 100 मीटर उसकी चौड़ाई। तो मॉर्फी का जो सिद्धांत था उसमें से ऊंचाई को तो रख लिया और चौड़ाई को उसमें से ख़त्म कर दिया और अब अरावली पे वो अक्षरश लागू कर दिया ऊंचाई पर, जबकि उसे अक्षरश लागू नहीं किया, अक्षरश लागू करना चाहिए था उसमें ऊंचाई पे और चौड़ाई पर। तो ये सबसे बड़ा तो जो मॉर्फी का जो नियम है उसके साथ छेड़छाड़ है सबसे पहला तो, और जिसके तहत ये सारा किया गया है। तो यानी सबसे पहले जो मूल भावना ही है वो ही गड़बड़ है, तो बाकी तो सारा गड़बड़ होना ही होना है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव उन्होंने कहा है कि जो अरावली की सुरक्षा है वो मेरे कार्यकाल के अंदर सबसे बेस्ट रही है और 98% अरावली है वो पूरी तरीके से सुरक्षित है, इसको कोई खतरा नहीं है। कांग्रेस पार्टी है वो तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करी और जनता को गुमराह कर रही है। वो सच्चाई बोल रहे हैं इसके अंदर, जो कि बहुत ही जिसे कहा जाए कि भयावह है। वो ये बोल रहे हैं कि कितना प्रतिशत बताया, 2%, 98% सुरक्षित, 2%, हाँ 2% जो है वो जिसमें खनन हो सकता है, ऐसा उन्होंने बताया ना। अगर उन 2% में खनन हो गया तो वर्तमान में जितने जो पट्टे दिए गए हैं खनन के इस पूरे के अंदर, वो संख्या बढ़ जाएगी कम से कम भी 500 गुना। तो यानी वो ये तो कह रहे हैं कि भाई हमने 500 गुना की तो हमारे यहाँ छूट हो गई है, उसके आगे क्या होता है वो अलग बात है। तो 2% करके आप ये मत बोलिए। आप ये बताइए कि अभी कितने प्रतिशत में खनन हो रहा है, अभी जो खनन पट्टे हैं वो कितने प्रतिशत हिसाब से कितने हैं, और आपके 2% के अंदर कितने खनन पट्टे आ जाएंगे। इसमें ये भी है कि सरकार जो आंकड़ा देती है उसके अलावा खनन माफिया अवैध खनन भी तो खूब करते हैं। वो सब है ही, वो तो सारा है ही, वो सब चीज़ें हैं। तो अरावली का बचना कितना ज़रूरी है हम सब के लिए? आप किसी भी परिस्थिति में आप रहते हैं, जो जियो एनवायरमेंटल में रहते हैं, वहाँ प्रकृति की दी हुई हर चीज़ को बने रहना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको एक बड़ी चीज़ बताऊं कि पर्यावरण जो विद हैं, जो एनवायरमेंटिस्ट हैं, उनकी नज़र में डेजर्ट भी जो है वो भी अपने आप में एक ऐसी संरचना है जो
अगर ख़त्म हो गई या उसे हम लोग अगर संरक्षित नहीं कर पाए तो निश्चित रूप से हमारे ऊपर उसका असर होगा। चाहे वो छोटी झील हो, तालाब हो, चाहे वो समंदर हो, चाहे वो हिमालय हो, चाहे वो अरावली हो, चाहे वो जंगल हो, चाहे वो राजस्थान का डेजर्ट हो, ये सब मिल के जो है वो पर्यावरण को बनाता है। कोई एक हिस्सा इसमें से अगर अलग होगा तो निश्चित रूप से सब पे असर आएगा। और अरावली जो है वो बहुत हमारे लिए महत्वपूर्ण है ही, और ये आप सब अच्छी तरह जानते हैं। अभी आप सब तरह से चीज़ें पढ़ भी रही हैं अरावली क्यों महत्वपूर्ण है। हर दूसरे अखबार के अंदर, हर दूसरे कॉलम के अंदर यही लिखा हुआ है कि अरावली क्यों महत्वपूर्ण है। तो इतना सारा जब हमें मालूम है कि अरावली क्यों महत्वपूर्ण है, इसके बावजूद अगर हम लोग इसे नहीं समझ पा रहे हैं तो उसे तो क्या कहा जाएगा। ये आज़ाद सिंह राठौड़ है जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव है, और आज अपने जिला अध्यक्ष के जन्मदिन के अवसर पर इन्होंने अपनी बात रखी। मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें पीके टाइम्स के साथ।